मैं ऋषि पुनः आपके सम्मुख अपनी आज की कक्षा को लेकर, जिसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के तहत जो पिछली कक्षा में मैंने बताया कि कैसे 30 नंबर के गणित से जुड़े प्रश्नों को टॉपिक वाइज हम लोगों को पढ़ना है, उसकी मैंने संपूर्ण व्याख्या करी। आज मैं उसके पहले हेडिंग, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो आप देखेंगे कि पिछले वीडियो में जो मैंने गणित के टॉपिक्स को बताया है, बिंदुओं को, प्रमुख बिंदुओं को बताया है, उसमें पहला बिंदु है आपका नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के विषय में पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो पुनः मेरे योद्धाओं जो तैयारी कर रहे हो आरआरबी एनटीपीसी की, जाग जाओ, लग जाओ, सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। आज हम लोग नंबर सिस्टम को मुंह जबानी याद करने का काम करेंगे। नंबर सिस्टम से जुड़े हुए जो अति महत्वपूर्ण बिंदु है उसको याद करने के लिए हम लोग जो है प्रयासरत होंगे, जिसमें मैंने लिखा है और मैं एक एक करके आपको उसको विस्तार से बताता जाऊंगा। भाई नंबर सिस्टम है क्या? सबसे पहली बात आती है नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम वो चीज़ है जिसमें हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों को संख्याओं के विषय में पूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें हम लोग संख्याओं के प्रॉपर्टी को, संख्याओं के कैसे हम लोग संख्याओं को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं, इस विषय में जानकारी मिलती है। तो इसको हम लोग नंबर सिस्टम के अधीन पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम के अधीन अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए नंबर लाइन। सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन जो है आप लोग हमेशा याद रखिए कि नंबर लाइन का जो सेंटर होता है वो 0 होता है। 1 2 3 इस तरह से इधर जाएगा और जो बाईं तरफ आता है वो माइनस में ऋणात्मक संख्याएं होती जाती हैं। क्या होती जाती हैं? तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों आगे बढ़ते रहता है। अब यही खेल है भैया, यही जो है खेल है भैया। वो संख्या, अब देखो अब कैसे कैसे संख्याओं का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें एक लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। अब हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पहला आता है प्राकृत संख्याएं। पहली क्या संख्या आती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो एक से लेकर जो आगे की ओर, मतलब दाहिने की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी एक में अगर 0 को जोड़ लिया जाए, मतलब अब जो है 0 1 2 3 4 टू दी इंफिनिटी रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो अगर तुमसे पूछ दिया गया कि 0 कौन सी संख्या है, तो पूर्ण संख्या है। 1 कौन सी संख्या है, तो प्राकृत संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है। 2 क्या है, तो दोनों हो सकती है, लेकिन 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या के अधीन रखा गया है। ऐसे 0 के बाद अगर 1 से लेकर है तो वो प्राकृत संख्या के अधीन आती है। अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का सीधा दिमाग में रख लेना है, सीधा। वो हर संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी भी अंक से कट जाए, वह कोई भी ऐसी संख्या जो एक और उस अंक को छोड़कर, अर्थात एक उदाहरण में ले लो, अगर n है, इसको हम लोग समझते हैं n से, अगर n जो है डिविजिबल बाय 1 और इट्स नंबर इटसेल्फ, एक और नंबर के अलावा भी किसी और से कट जाए, तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप देखेंगे 0 हटा दो भैया, 1 तो नहीं, 2 तो वो या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, नहीं, 3 वो या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, नहीं, 4 तो हाँ भैया 4 तो होगा, क्यों? वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, मतलब एक और संख्या है। मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन है, गिर सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। याद रख लेना है, वो संख्या जो अपने और एक के अलावा भी किसी संख्या से कटे, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब आता है अभाज्य संख्या। अब क्या आता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या का मतलब है वैसी हर संख्या जो सिर्फ एक और खुद से कटे। याद रखिएगा, वैसी हर संख्या जो सिर्फ एक और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
इससे तो पक्का ही प्रश्न आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः अगर आप देखते हैं तो अभाज्य संख्या में तुम्हारे दिमाग में आएगा कि कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। लेकिन 2 को हम लोग सम संख्या लेते हैं, 2 को क्या लेते हैं? सम संख्या लेते हैं। लेकिन वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि वो 1 और 2 दो भिन्न भिन्न अंक, 1 और वो खुद अपनी संख्या 2 से करती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। वेरी गुड, मैं देख रहा हूं। हाँ, वाह, देखिए एक बच्चे ने जवाब दिया 3। नहीं बाबू, 3 नहीं होगा। 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे छोटी संख्या 2 है। 2 को भी देखो, 1 से भी कटेगा, 1 है ओके, 2 है ओके। तो तुम इसके पीछे मत जाओ जो बच्चे गलती कर देते हैं कि भाई 2 इज एन इवन नंबर, सो 2 तो नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए। नहीं, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जानना होगा कि 2 होती है, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी हर संख्या। वैसी हर संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। p का अर्थ क्या हो गया? अंश। p को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और q को क्या बोलते हैं? हर, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वैसी हर संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। उदाहरण के लिए हाफ, 1/3, जो भी है, इस तरह से अगर कोई संख्या दी हुई है, ऐसे अब नॉर्मल चीज में आप समझ लीजिए 0.5 दिया हुआ है तो इसको क्या लिख देंगे? 5/10, 1/2। हाँ, चलेगा। यह है परिमेय संख्या। तो इस चीज को याद रखेंगे। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी हर संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण, अब 0.3 के ऊपर मैंने ये डाल दिया, अर्थात क्या हुआ? अब इसका मतलब है कि ये 0.3 जो है ना वो लगातार लिखा जा रहा है, लगातार लिखा जा रहा है। तो ये जब लगातार लिखा जा रहा है तो इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। अब है सह अभाज्य संख्या। अगला महत्वपूर्ण चीज जो बच्चे गलती कर देते हैं कि आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए गए, अब इसमें सह अभाज्य संख्या कौन सी है? अब सह अभाज्य आपके दिमाग में क्या आएगा? सह अभाज्य, ओ 2 ऐसा नंबर का जोड़ी जो दोनों अभाज्य हो। ना 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 ना, ये गलती हो जाएगी। वैसे 2 अंकों का जो संग्रह, जिसको कि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अब अगर कोई चीज जो है सामान्य परिस्थिति में 4 और 5 है, क्या यह सहअभाज्य संख्या है? तो जवाब देंगे को प्राइम नंबर है। हाँ है। क्यों? इसका HCF मतलब 4 और 5 को जो है ना वो सिर्फ 1 से कटना चाहिए। जो भी अंकों का जोड़ा है अगर वो सिर्फ 1 से विभाजित होता है तो वो को प्राइम नंबर माना जाएगा। तो 4 और 5, 4 इवन नंबर होने के बावजूद चूंकि 4 और 5 का HCF क्या होगा? 1 होगा। HCF क्या होगा? 1 होगा। दैट्स वाई 4 and 5 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ को प्राइम नंबर। तो ये जरूरी नहीं है कि 3 और 5 ही को प्राइम नंबर हो, 4 और 5 भी को प्राइम नंबर हो सकता है। अगर को प्राइम नंबर में ट्रिकी आता है तो यही चीज आएगा और आप नंबर को स्कोर कर लेना कि 4 और 5 के चक्कर में नहीं पड़ना। HCF 1 को प्राइम नंबर है। इसके अलावा कौन सा संख्या होती है? सम संख्या, विषम संख्या। क्या होती है? सम संख्या और विषम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या और विषम संख्या होती है। तो भैया सम संख्या किसको कहेंगे? सम संख्या किसको कहेंगे? सम संख्या वैसी संख्या होती है जिसका इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर यूनिट नंबर है। यूनिट मतलब मान लो कि x, y, z, a, अब लास्ट में यहाँ पे या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, दैट नंबर इज नोन एज सम संख्या। दैट नंबर इज नोन एज इवन नंबर। ऑड नंबर कौन है भाई? वैसी हर संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? विषम संख्या में क्या हो जाएगा? बोलिए, जिसका इकाई अंक क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। मतलब अब जो भी आगे में दिया हुआ है अगर उसका इकाई अंक जो यूनिट नंबर है सबसे पहला वो अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो इसका मतलब वो संख्या कैसी है? विषम संख्या है। वो संख्या कैसी है? विषम संख्या है। ये चीज आप लोग समझ लिए। तो ये मैंने संख्या और उसके प्रॉपर्टी के बारे में बताया। अब इसमें देख लो भैया, एनटीपीसी आरआरबी, एक चीज छूट गया। एनटीपीसी आरआरबी के योद्धाओं एक चीज छूट रहा है। अब क्या चीज छूट रही है? एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है। मैं मिटा भी रहा हूं, आगे की तैयारी भी कर रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं। सामान्यतः यह सवाल पूछ दिया जाता है कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? जवाब दे दोगे 25। याद रखना है, जोड़ना नहीं है, लिखना नहीं है। वो समय नहीं निकालना है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, बहुत समय लग जाएगा। समय बचा के रखना है। तो ये छोटा चीज याद रखना
कि 1 से 100 के बीच में टोटल जो अभाज्य संख्या है वो कितना है, 25 है, जिसमें 1 से 25 संख्या 1 से 25 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9 हैं। 25 से 50 के बीच में कितनी है, 6 हैं। और 50 से 100 के बीच में कितनी है, तो 10 है। तो अब सवाल का 4 रूप। पहला रूप, 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आंसर विल बी 25। गुड। 1 से 25 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आंसर विल बी 9। ठीक। 25 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 6। और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10। अब आप देख लो, आपने इस चीज को अगर याद कर लिया तो 4 प्रकार से घुमाकर प्रश्न पूछा जाएगा, आपका कोई ना कोई तो आना है। अगर इस तरह का आता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर, तो पक्का है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस चीज को जो है हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी पर। अब हम लोग आते हैं, अब जैसे सामान्यतः जो है आपके परीक्षा में एक तरह का प्रश्न बड़ा ही कॉमन दे दिया जाता है कि भैया 2, 3, 2, 1, 4 यह संख्या क्या 2 से विभाजित है या नहीं, 3 से विभाजित है या नहीं, 4 से विभाजित है या नहीं, 5 से विभाजित है या नहीं, 6 से विभाजित है या नहीं। इसको याद कर लेना है, इसको हम लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। तो अब हम लोग याद करेंगे, तो कैसे करेंगे, अब हम लोग याद इसको कैसे करेंगे, हाउ वी विल रिमेम्बराइज ऑल द थिंग्स। तो इसके लिए भी छोटी सी पर्ची लगेगी, आप लिखोगे और 2 मिनट में आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी। एक के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है, ऑल नंबर्स। क्या 1 से तो सारी संख्या कटती है। अब 2, अब 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, वैसी हर संख्या जिसका इकाई अंक, जिसका यूनिट अंक 0, 4, 6, 8 हो। क्या हो, यूनिट नंबर। क्या हो, यूनिट नंबर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इकाई अंक। उदाहरण 3, 1, 2, 5। अब यहां पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी होगा तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। 3 के लिए क्या करना है, 3 के लिए क्या करना है, 3 के लिए कुछ नहीं करना है, ऐड ऑल द नंबर्स, ऐड ऑल द नंबर्स। एग्जाम्पल, एक छोटा उदाहरण लेते हैं 169, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 169 जोड़ दो, 9, 6, 15, 1, 16, 9, 6, 15 और 1 कितना हो गया, 16। नहीं कटेगा, काहे, तो 16 का 6 एक साथ नहीं कटेगा। अब एक दूसरा उदाहरण ले लो, इसमें एक सरल भाषा में, अब जैसे मान लो कि 336 ले लिया, जोड़िए 6, 3, 9, 3, 12, 3 + 3 + 6 12, 12 क्या हो गया, 1 + 2 3, 3 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। आपको याद रखना है, कितनी भी लंबी संख्या रहे, अगर इसका सारा अंकों का योग अंत में करते करते इसको 1 पे ले आते हैं, और अगर वो 3 से विभाज्य है, अर्थात अगर सब अंकों को आपस में जोड़ते जोड़ते जब हम 1 अंक पे लाते हैं और वह 3, 6 अथवा 9 होता है, 3, 6 और 9 होता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इस चीज को आपको याद रखना है। अब 4 से विभाज्य, वैसे 4 से कैसे विभाजित होगा, कैसे पता करेंगे कि भैया ये अंक जो है वो 4 से विभाजित है अथवा नहीं, तो हमको उसके लिए कोई ज्यादा काम नहीं करना है। अब जैसे 4, 1, 3, 2, 4 ये संख्या है, अब 2 से तो हो जाएगा, 2 के लिए तो पक्का है कि इकाई अंक 2 है, तुम तुरंत बोल दोगे कि 2 से विभाजित हो गया, लेकिन सवाल मेरा क्या है, 4 से विभाजित है कि नहीं। तो 4 से विभाजिता का नियम को जांचने के लिए क्या करना रहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको आखिरी दो संख्या देख लो 4 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 24, 4 × 24। अब इसके आगे अंकों के बारे में हम लोग को कोई चिंता नहीं करनी है, हाँ 4 से विभाजित होगा, हाँ 4 से विभाजित होगा। तो इस चीज को आप लोगों को पकड़ लेना है कि भाई 4 से कैसे विभाजित होता है। अब 5 से कैसे विभाजित होता है, कुछ नहीं करना है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 अथवा 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगी। जैसे 3, 1, 2, 7, 9।
अब ये 0 है, अगर 0 है तब 5 से विभाजित होगा, अगर ये 5 है तो भी 5 से विभाजित होगा। मतलब हम लोगों को क्या चेक करना है? यूनिट नंबर। हम लोगों को क्या चेक करना है? यूनिट नंबर। तो 5 से हो गया। अब 6 से, अब देखो 5 तक ही सामान्यतः जानना है, 5 तक ही सामान्यतः जानना है। 5 तक जान गए तो सारा काम हो जाता है। 6 का है तो 6 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? तो कोई भी संख्या, जो भी संख्या है, मान लो कि संख्या x y z है। अब इसके लिए 0.1 डिविजिबल बाई 2, 0.1 डिविजिबल बाई 2। तो मतलब पहला नियम हो गया कि इकाई अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 4, 6, 2, 8 होना चाहिए। बहुत अच्छा। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या होगा? अब मान लो कि कोई संख्या है जिसका इकाई अंक है 6, तो अगर मान लो x y 6, वो संख्या है x y 6, तो सबसे पहले 6 देखें तो 2 से तो विभाजित हो गया। अब 3 के लिए क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस 6, इसको जोड़ देंगे। और अगर ये जुड़ने के बाद डिविजिबल बाई 3 भी हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या 6 से विभाजित है। ठीक है। उसी प्रकार से 8 से विभाजिता का नियम, उसी प्रकार से 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का क्या नियम है भैया? कि उसकी आखिरी 3 संख्या, मतलब अगर a b c d e f g h है, अगर कोई संख्या ये है, हमको चेक करना है कि 8 से विभाजित है कि नहीं, तो आखिरी 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। हम लोगों को कितनी भी लंबी संख्या हो उसके लिए कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है। हम लोगों को सिर्फ ये देख लेना है कि ई एफ जी जो है 3 संख्या वो 8 से विभाजित है कि नहीं। इफ ई एफ जी इज डिविजिबल बाई 8, इट मीन्स द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो ये 8 से हो गया। अब 9 का क्या है भाई? 9 के लिए तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, ऐड ऑल द नंबर्स, और अगर ऑल द नंबर्स, और अगर वो संख्या 9 से विभाजित है तो मतलब वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे अब 9 9 9 1 8 दे दिया गया संख्या। अब ये क्या 9 से विभाजित है? जोड़ लेंगे। 9 9 18 27 28 और 9 18 27 28, 28 और 8 कितना होता है? 36। 18 और ये कितना होता है? 36। 3 + 6 कितना हो गया? 9। 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पक्का हो गया कि पूरी संख्याओं को हम लोगों को जोड़ लेना है और अंत में देख लेना है कि जो फाइनल नंबर है दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 9 और नॉट। तो हो गया, काम खत्म हो गया। अब 10 से विभाजिता के नियम के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। यूनिट नंबर कितना होना चाहिए? 9 के बाद 10 के लिए यूनिट नंबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वैसी हर संख्या a b c d e, अगर e इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब नंबर इज डिविजिबल बाई 10, नंबर इज डिविजिबल बाई 10। एक लास्ट में कर देता हूं आप लोगों के दिमाग के लिए ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें। 11 से तो अब जो भी लंबी चौड़ी संख्या दी हुई है, 11 से जुड़ी हुई जो भी लंबी चौड़ी संख्या दी हुई है उसको हम लोग कैसे जांचेंगे? हाउ वी विल फाइंड आउट। तो अब देख लो, एक उदाहरण ले लो, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं जो कटने वाला हो, उससे आपको समझने में आसानी होगा। आपको करना क्या है? विषम संख्याओं का योग कर लेना है। विषम संख्या, विषम मतलब इवन ऑड पोजीशन पे जो संख्या, अब जैसे ये एक मान लो है, 2 है, 3 है, अब इसी तरह से आप नंबरिंग करके रख लो। तो आप क्या करेंगे कि जो ये है इसको जोड़ लीजिए तो 2 हो गया, और जो पहला और तीसरा है, अर्थात कि नंबर सिस्टम पे एक लाइन में आपको समझ लेना है कि इसको जो है जितना लंबा भी नंबर है उसको डाल दो कि हाँ भाई क्या है। तो अब जो है ये जो सेकंड वाला है तो 2 4 6 8 उसको जोड़ लो और ऑड को जोड़ लो, तो विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग 0 हो जाना चाहिए। तो 1 to 1 में देख लो क्या हो रहा है, 2 है 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 - 2 क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब नंबर इज डिविजिबल बाई 11, नंबर इज डिविजिबल बाई 11। मतलब सारे अल्टरनेट नंबर को आपको देख लेना है ऑड इवन करके। ऑड प्लेसेस पे जो है, इवन प्लेसेस पे जो है उनको घटा के देख लो, 0 आ जाना चाहिए। इफ द रिजल्ट विल बी 0 इट मीन्स डेफिनेटली नंबर इज गोइंग टू डिवाइड और नंबर इज गोइंग टू डिविजिबल बाई
11। सो इन चीज़ों को जो है हम लोगों को पढ़ना है और हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। अब एक आजकल बड़ा ही देख रहे हैं कि कुछ कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या आजकल बड़ा ही एक इंप्रेसिव चीज आ गया है, त्रिकोणीय संख्या। अब त्रिकोणीय संख्या जो है ना, हम लोगों को दो चीज के काम को आसान कर देगा। त्रिकोणीय संख्या हम लोगों का क्या करेगा, दो कामों को आसान कर देगा। कैसे कर देता है, देखो त्रिकोणीय संख्या एक्चुअली है क्या, त्रिभुज बनाने का। त्रिकोणीय संख्या क्या है, त्रिभुज बनाने का। तो पहले 1 बिंदु चाहिए, फिर अब त्रिभुज बन रहा है ना, तो ये क्या है, 3 है। क्या है, 3 है, ठीक ना। तो अब चूंकि बिंदु से ही शुरुआत होती है इसलिए लिए, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब और फिर त्रिभुज बनाने का है, तो हम लोग क्या कर लिए, तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसी तरह से फिर 1 के बाद 2 डाले, फिर 3 डाले और फिर 4 डाले, तो क्या हो गया, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। तो आप देखिए, अगर पूछता है कि इस तरह में कौन सा छठी संख्या क्या होगी, त्रिकोणीय संख्या में छठी संख्या क्या होगी, तो हम लोग देखते हैं, नॉर्मल सी बात है कि 1 3 के बीच में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 3 6 के बीच में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 3 और 10 के बीच में कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो अब क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, तो 15 हो गया। अब क्या बढ़ेगा, तो 6 बढ़ेगा, तो 21 हो गया। तो इस तरह से जो है आप कोई भी संख्या को हासिल कर सकते हैं। और अगर उसका सम आपसे पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया, कि सम पूछ दिया गया है या 11वीं संख्या कौन सी होगी, तो एक्चुअली हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं बाबू। 1 3, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्चुअली तुम देखोगे तो हम लोग जो है ना, हम लोग इसमें जो है उसकी कितना है 11th टर्म में, तो हम लोग सिंपल ऐड कर रहे हैं। ये सेकंड पोजीशन है ना, सेकंड पोजीशन है, तो मतलब समझो 1 2, तो सम ऑफ द नंबर्स क्या करते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 है, तो 2 गुने 3/2, 3 हुआ, यहाँ 3 है। तीसरा पोजीशन के लिए क्या किए, 3 गुने 4/2, 6 है। चौथे पोजीशन के लिए क्या किए, 4 गुने 5/2, 10 है। तो अगर इस तरह के श्रृंखला में पूछ दिया गया कि 15वां स्थान पे कौन सी संख्या होगी, तो 15 गुने 16/2 कितना हो गया, 120। हम लोग इसी n इंटू n प्लस 1/2 को याद रखेंगे और समस्याओं को हल करेंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों के समक्ष कोशिश करी कि अधिकांश से अधिकांश जो है नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सवालों को बताएं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, कोई परेशानी होती है, तो आप दिए गए YouTube लिंक पे आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी से आप जो है हमसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने जो रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में जाकर अपने द्वारा किसी भी प्रकार के प्रश्नों को का हल मंगा सकते हैं। धन्यवाद।